नमस्कार दोस्तों, ट्रेंड एजुकेशन पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए राजस्थान के भौतिक विभाग एवं भौतिक स्वरूप के बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि राजस्थान के भौतिक विभाग पढ़ने के पहले या भौतिक हम उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। आपका पहला पॉइंट है भौतिक स्वरूप का महाद्वीपीय सिद्धांत वेगनर ने 1912 में दिया था। इंपॉर्टेंट है ये, वेगनर ने महाद्वीपीय सिद्धांत कब दिया था? 1912 में। आपका दूसरा पॉइंट है कि 60 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी के ऊपर एक दृढ़ भूखंड था जिसे हम पेंजिया कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? जिसे हम पेंजिया कहा जाता है। धरती के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर 60 करोड़ वर्ष पूर्व एक भूखंड था, मजबूत भूखंड था, जिसे पेंजिया के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? पेंजिया के नाम से। पेंजिया के चारों ओर, ये आपका ये पेंजिया के चारों ओर जल क्या था? जल विस्तृत था। पेंजिया के चारों ओर जल विस्तृत था, यानी कि पेंजिया के चारों ओर क्या फैला हुआ था? जल फैला हुआ था, जिसे हम पेंथालासा कहते हैं। यहाँ पेंजिया के चारों ओर जल पाए जाने वाले को पेंथालासा कहा जाता है। वर्तमान में पेंथालासा को 33 सागर भी कहा जाता है और प्रशांत महासागर भी कहा जाता है। तो देखिए, हम दोबारा देखते हैं कि 60 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी के ऊपर एक दृढ़ भूखंड था जिसे पेंजिया कहा जाता था, और पेंजिया के चारों ओर जल विस्तृत था, जिसके कारण इसे पेंथालासा कहा गया। और पेंथालासा जो है, कार्बोनिक फेरस युग में जो पेंजिया है, पेंजिया के 2 टुकड़े हो जाते हैं। कितने टुकड़े हो जाते हैं? 2 टुकड़े, जिनके नाम देखिए आप, अंगारा लैंड। पेंजिया के 2 टुकड़े होने के बाद एक तो बनता है अंगारा लैंड, दूसरा गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड का मतलब है उत्तरी अमेरिका, एशिया और यूरोप। उत्तरी अमेरिका, एशिया और यूरोप, यानी कि अंगारा लैंड में कौन कौन से भाग आते थे? उत्तरी अमेरिका, एशिया और यूरोप। और गोंडवाना लैंड में दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और अफ्रीका आते थे। और इन दोनों के मध्य, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य 33 सागर का विस्तार हुआ। कार्बोनिक फेरस युग में पेंजिया के 2 टुकड़े होते हैं। पहला बनता है अंगारा लैंड, दूसरा बनता है गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड में ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, दक्षिणी अमेरिका भाग आता है। अंगारा लैंड में उत्तरी अमेरिका, एशिया, यूरोप भाग आते हैं। राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। पहला है उत्तरी पश्चिम मरुस्थल प्रदेश, दूसरा है मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा है आपके सामने पूर्वी मैदानी प्रदेश, चौथा है दक्षिणी पठारी प्रदेश। जैसे कि हम पहले पढ़ेंगे फर्स्ट नंबर का, इसको 33 सागर का अवशेष माना गया है। अब देखिए, जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल ये भाग है, ये यहां से ये प्रारंभ हुआ है और ये यहां तक है आपका उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश, जिसका निर्माण 33 सागर के सूखने से हुआ था। यानी कि ये जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसका निर्माण कैसे हुआ? कार्बोनिक फेरस में हुआ था। इसका निर्माण 33 सागर के सूखने से हुआ था। क्षेत्रफल कितना है इसमें? 61.11% है, और यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है 40%। देखिए, यहाँ पर जो बारिश का है, बारिश 2 प्रकार से होती है यहाँ पर। एक तो 25 सेंटीमीटर वर्षा तक और एक 25 से 50 सेंटीमीटर। तो ये जो बारिश है, इसको 2 भागों में बांटती है, इसलिए इसको अर्धशुष्क भी कहा गया है। जैसे कि ये जो रेखा है, ये डॉट वाली जो रेखा है, ये 25 सेंटीमीटर बारिश को दर्शाती है, और ये यहाँ पर आने पर ये अर्धशुष्क हो जाती है, यानी कि 20 से 50 सेंटीमीटर बारिश को दर्शाती है। यानी कि इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में बारिशों की जो प्रकार है, वो एक तो है 25 सेंटीमीटर और एक है 20 से 50 सेंटीमीटर वर्षा को दर्शाती है। समान 2 भागों में विभाजित करती है बारिश। उत्तर पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश को ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो परीक्षा में एक प्रश्न और बनता है आपके सामने कि उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ये जो उत्तर पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश है, इसको ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये राजस्थान का इसमें
12 जिले लगते हैं। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल में कितने जिले लगते हैं? 12 जिले लगते हैं। सीमा कितनी है? 1,75,000 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है, यानी कि 1,75,000 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। ठीक है, और कितने जिले लगते हैं? इसमें कितने जिले आते हैं? 12 जिले आते हैं। ध्यान रखना, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश में 12 जिले आते हैं। ये आप जैसा हम दूसरा पढ़ते हैं, मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली से पता लग रहा है कि अरावली की बात हो रही है यहाँ पर। ये मध्य में स्थित होने के कारण, ये राजस्थान के मध्य में स्थित होने का कारण इसे मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश कहा गया है। ये गोंडवाना लैंड का अवशेष भाग माना गया है। गोंडवाना लैंड का भाग एक, इसको अप आर्द्र भी कहा गया है। यहाँ पर 50 से 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अब ये देखिए पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान का क्षेत्रफल 23% है और यहाँ पर बारिश होती है 60 से 80 सेंटीमीटर। ये दूसरा भाग हम देख रहे हैं आपका दक्षिणी पठारी प्रदेश, जो चौथा पार्ट है। अब चौथा था आपका दक्षिणी पठारी प्रदेश। मैप के माध्यम से बता रहा हूं, इसके बारे में हम विस्तार से इसका कंप्लीट होने के बाद पढ़ेंगे। जो चौथा है दक्षिणी पठारी प्रदेश, यह क्षेत्रफल इसका 7% अति आर्द्र है, क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक बारिश पाई जाती है 80 से 110 सेंटीमीटर। 56 का मैदान, 56 की पहाड़ियां जो सुनी हुई है, वो 56 का मैदान यहाँ पर स्थित है। बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में बहुत सी बार पूछा जा चुका है। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश, यह आपके सामने उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश का नक्शा है। इसका निर्माण कार्बोनिक फेरस युग में हुआ। कब हुआ इसका निर्माण? कार्बोनिक फेरस युग में। ठीक है, इसका निर्माण कार्बोनिक फेरस युग में 33 सागर के सूखने के कारण हुआ। अब ये कैसे पता लगाया कि ये 33 सागर के सूखने के कारण से इसका निर्माण हुआ? क्योंकि वहां पर खारे पानी की झीलों के कारण, मेन पॉइंट है खारे पानी की झीलों के कारण, ठीक है, इसका 33 सागर होने का प्रमाण मिला। अब देखिए दूसरा है भूवैज्ञानिकों के अनुसार, भूवैज्ञानिक के अनुसार टर्शियर काल में, काल है ये टर्शियरी काल, टर्शियरी काल में चट्टानों में सर्वाधिक खनिज तेल और गैस के भंडार सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश में है। जैसा कि ये मरुस्थल है तो यहाँ पर मरुस्थल रेतीला प्रदेश है। विस्तार, इसका विस्तार यानी कि उत्तर पश्चिमी मरुस्थल का विस्तार कितने जिलों में है? 12 जिलों में। 12 जिलों में उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल का विस्तार है। वो 12 जिले आपके पास ये रहा, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, जैसलमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू और पाली। इन 12 जिले उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्र के अंदर आते हैं। अब देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से ये कितने क्षेत्रफल पर फैला हुआ? 61.11। परीक्षा में बहुत सी बार ऐसा भी दे दिया जाता है 61% या 61% से अधिक। इन तीन तरीके से दिया जाता है, 61.11 या 61% या 61% से अधिक। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन का ध्यान में रखना। दूसरा है ये जो उत्तर पश्चिमी मरुस्थल है इसके अंदर कितनी जनसंख्या निवास करती है? तो 40% जनसंख्या निवास करती है। जनसंख्या कितनी पाई जाती है? 40%। ध्यान में रखना 40% जनसंख्या होती है इसके अंदर। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश कितने वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है? जैसा हमने अभी पढ़ा कि 12 जिलों में फैला हुआ है, लेकिन सीमा के बारे में पूछे तो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। 1,75,000 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। ठीक है, अब देखिए हम देखते हैं जलवायु। इसका 7वां पॉइंट है जलवायु, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। शुष्क और अर्धशुष्क, यानी कि 2 प्रकार से पाई जाती है, शुष्क और अर्धशुष्क से पाई जाती है। तो यहाँ शुष्क और अर्धशुष्क कोपनेर के अनुसार कहा गया है। किसके अनुसार है? कोपनेर के अनुसार है शुष्क और अर्धशुष्क। तो देखो वर्षा का जो औसत है शुष्क में होती है 0 से 20 सेंटीमीटर, अर्धशुष्क में है 20 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश में। अब जैसे हम मिट्टी की बात करते हैं तो मिट्टी जो है, मिट्टी की हम बात करते हैं तो मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है रेतीली ब्लुई मिट्टी। ठीक है,
जो राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर है, यानी कि राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? रेतीली ब्लू मिट्टी पाई जाती है। वनस्पति कैसी होती है? कटीली झाड़ियों की होती है, मरुस्थलीय वनस्पति कहलाती है। सिंचाई के जो साधन है, आपका जो 11वां पॉइंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परीक्षा में बहुत सी बार पूछा गया है कि यहाँ पर सिंचाई के साधन क्या है ज्यादा, और उसमें कौन कौन सी नहरें आती है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका नहरों से है। तो देखिए पहले हम ये देखते हैं कि सिंचाई के जो साधन है, प्रमुख रूप से सिंचाई यहाँ पर की जाती है नहरों से। किससे की जाती है? नहरों से। डिटेल से अभी हम पढ़ेंगे। कुओं में, नलकूपों से, ये 3 स्रोत है इसके जहां पर इससे सिंचाई की जाती है, नहरों से, कुओं से और नलकूपों से। एक मेन पॉइंट और है, इसका जनसंख्या घनत्व देख लीजिए आप। इसका जनसंख्या घनत्व 103 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। तापमान में भिन्नता दिन और रात, वहां पर जो दिन और रात होते हैं उसका जो टेम्परेचर है वो थोड़ा अलग अलग होता है, यानी कि तापमान में भिन्नता पाई जाती है। इसी कारण यहाँ की जलवायु विषम होती है। तो यहाँ की जलवायु कैसी होती है? विषम होती है। प्रमुख नहर है वो इंदिरा गांधी नहर है, जिसको IGNP के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर है। इसका उद्गम हरी के बैराज पंजाब से हुआ है। ठीक है, इसमें जल कहां से आता है? सतलज व्यास। इंदिरा गांधी नहर के द्वारा जो सिंचाई, यानी कि जिसमें सिंचाई की जाती है, वो 7 जिले हैं। कितने जिले हैं? 7 जिले। कौन कौन से हैं? हनुमानगढ़, गंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर और चूरू। ठीक है, इन 7 जिलों में इंदिरा गांधी नहर से सिंचाई की जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें सिंचाई तो की जाती है, तो पेयजल की भी आपूर्ति की जाती होगी। तो हम देखिए सिंचाई एवं पेयजल। सिंचाई 7 जिलों में की जाती है। पेयजल, जो पेयजल है यानी कि जो पानी की आपूर्ति कराता है पीने के पानी की, वो केवल 2 जिलों में ही कराई जाती है। कितने जिलों में? 2 जिलों में कराई जाती है। एक झुंझुनू है और एक नागौर है। ध्यान में रखना, इंदिरा गांधी नहर से केवल 2 जिलों में ही पानी की आपूर्ति पूरी की जाती है। जो पेयजल है केवल 2 जिले हैं, झुंझुनू और नागौर। अब हम बात करते हैं कि जो इतनी इंपॉर्टेंट रेखा, ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि देखिए यहाँ IGNP जो है इंदिरा गांधी नहर है, उत्तर पश्चिमी राजस्थान के लिए एक जीवन रेखा है। जीवन रेखा इसे कहा गया है। दूसरी है, ये राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजना है। पूछा जाता है कि राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नहर है? इंदिरा गांधी नहर है। इससे विद्युत की आपूर्ति भी की जाती है। ये राजस्थान की दूसरी नहर, प्रमुख नहर है गंगा नहर। कौन सी है? गंगा नहर, जो 1922 से इसका निर्माण प्रारंभ हुआ और 1927 में इसका निर्माण समाप्त हो गया। इसका उद्गम कहां से हुआ? इसका उद्गम उसेन वाला। इसका उद्गम कहां से माना गया? उसेन वाला, पंजाब से। इसमें जल कहां से आता है? इसका जल कहां से आता है? सतलज का पानी आता है इसमें। किसका पानी आता है? सतलज का। सिंचाई कहां पर की जाती है? गंगा नहर में की जाती है। सिंचाई सिर्फ गंगा नहर में ही होती है। दूसरा, राजस्थान की व्रत योजना कहलाती है। गंगा नहर क्या कहलाती है? राजस्थान की व्रत योजना कहलाती है। तीसरी नहर है नर्मदा नहर। इसका उद्गम सरदार सरोवर से हुआ है, जो गुजरात में स्थित है। कहां पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। इसमें जल कहां से लाया जाता है? नर्मदा से। सिंचाई कहां पर की जाती है? जालोर और बाड़मेर में की जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 31 मार्च 2008 को राजस्थान में लाया गया। इसका जो जल है 31 मार्च, यानी कि इसका जो जल 31 मार्च 2008 को राजस्थान में लाया गया सीलू गांव से। कौन से गांव से लाया गया? सीलू गांव। सीलू गांव बाड़मेर में है। कहां पर है? बाड़मेर में। इसका सीलू गांव कहां पर है? बाड़मेर में है। यहां से जल लाया गया था 31 मार्च 2008 को। अब देखो फसलें कौन कौन सी होती है यहां पर? इसके द्वारा यहां पर उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल में फसलें कौन कौन सी पाई जाती है? बाजरा। कौन सा? बाजरा, मूंगफली, ज्वार, ग्वार, चना, उड़द, मूंग, मोट आदि, ये सब फसलें यहां पर
नर्मदा नदी के द्वारा होती है। रेत के टीले की बात करते हैं अब हम। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल के प्रदेश में जो रेत के टीले पाए जाते हैं उनके बारे में देखेंगे हम। बरखान गतिशील होता है। बरखान जो टीला है वो गतिशील अवस्था में पाया जाता है, अर्धचंद्राकार आकार का होता है। इसकी आकृति कैसी होती है? अर्धचंद्राकार होती है। दूसरी, मरुस्थल क्षेत्र में पाया जाता है। सर्वाधिक ये चूरू में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? सर्वाधिक चूरू के क्षेत्र में पाया जाता है। दूसरा देखेंगे हम दरियन। ये जो दरियन है ये सर्पिलाकार में होता है, यानी कि ये लहरदार होता है। मरुस्थल क्षेत्र में लहरदार गतिशील अवस्था में होता है। सर्वाधिक कहां पर पाया जाता है? जैसलमेर फर्स्ट स्थान रखता है, बाड़मेर दूसरा स्थान रखता है। ठीक है। तीसरा है पैराबोलिक। पैराबोलिक इसको एक अन्य नाम से और पुकारा जाता है परवलयिक। ठीक है। इन रेत के टीलों की आकृति जो है महिलाओं के बालों में जो पिन लगाई जाती है उन पिन की आकृति के समान इनकी आकृति होती है। ठीक है। हमादा, इसको एक और अन्य नाम से पुकारा जाता है हमाद के नाम से। ये जो हमाद है ये सहारा में पुकारा जाता है और जो हमादा है वो जैसलमेर में पुकारा जाता है। कहां पर पुकारा जाता है? जैसलमेर में। जैसलमेर में पोखरण, पोखरण आपको पता है जहां पर परमाणु परीक्षण हुआ था, बैतूल क्षेत्र में। दूसरा है मोहनगढ़ रामगढ़। रामगढ़ एक कस्बा है जहां पर देश की पहली गैस विद्युत परियोजना थी। कौन सी? गैस विद्युत परियोजना। ये देश की पहली परियोजना थी, गैस विद्युत परियोजना। इसके आसपास में कौन सा पाया जाता है? हमादा टीला पाया जाता है। रेंग, पांचवा पॉइंट है आपका रेंग शरीर। ये कंकड़ पत्थर युक्त मरुस्थल, इसको रेंग भी कहा जाता है। इस टीले को रेंग भी कहा जाता है। 6 नंबर लाठी सीरीज जो है ये जैसलमेर जिले की एक लाठी गैस में स्थित, ठीक है, लाठी गैस में स्थित भूगी भरिए जलपट्टी है। भूगी भरिए जलपट्टी है, लाठी गैस में स्थित है। किसमें स्थित है? लाठी गैस में स्थित है। दूसरी है, ये आपका नोट है, लाठी सीरीज क्षेत्र में, लाठी सीरीज के क्षेत्र में वर्षा काल में पशुओं की पौष्टिक घास, सेवण घास पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? लाठी सीरीज क्षेत्र में। किसमें? लाठी सीरीज क्षेत्र में वर्षा ऋतु के काल में पशुओं की सर्वाधिक जो श्रेष्ठ घास होती है सेवण घास पाई जाती है। सेवन है बालसन। ये देखिए इस प्रकार के टीले होती है और इसमें झीलें भी पाई जाती है। ठीक है। यहाँ पर खारी झीलें ज्यादा पाई जाती है। पलायन, ठीक है, ये रन झील है। ठीक है, अस्थायी झील है, इसीलिए इसे रंझील कहा गया है। स्थानीय भाषा में इसे डाउ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डाउ। स्थानीय भाषा में डाउ कहा जाता है। निम्न या मध्य भूमि तल्ली या टोड़ होता है। 8वां जो टीला है आपका बाजड़ा या बजाटा। ऊंचे पर्वत के ढलान पर बनते हैं ये जो टीले हैं। ठीक है। ये आपके जो उत्तर पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश के जो टीले थे वो भी मैंने पढ़ा दिए आपको, पूरे टीले पढ़ा दिए शॉर्ट ट्रिक से। दूसरी, मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। जैसा हमने पढ़ा था कि ये गोंडवाना का, किसका? गोंडवाना का अवशेष है। किसका अवशेष है? गोंडवाना का अवशेष है। मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय क्षेत्र को 3 भागों में बांटा है। पहला है उत्तरी अरावली, दूसरा है मध्य अरावली, तीसरा है दक्षिणी अरावली। यानी कि इसको 3 विभाजित किया गया है, 3 खंडों में विभाजित किया है। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली। पहला हम पढ़ रहे हैं उत्तरी अरावली। इसको अलवर खंड भी कहा जाता है। इसका सर्वाधिक जो विस्तार है उत्तर पूर्वी जयपुर में हुआ है। अलवर, दौसा, सीकर, झुंझुनू में इसका विस्तार पाया जाता है। देखिए इसका जो मेन पॉइंट है, पूछा जा चुका है कि उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ है। कितनी है? 1055 मीटर। कितनी? 1055 मीटर है, जो सीकर में स्थित है। कहां पर स्थित है? सीकर में। दूसरा पॉइंट है उत्तरी अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है वो खो है। ठीक है, 920 मीटर। कितनी?
920 मीटर और कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। अब हम बात करते हैं सीकर में अरावली को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मालखेत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मालखेत की पहाड़ियां कहा जाता है, पहाड़ी कहा जाता है। अब हम इसका दूसरा खंड पढ़ रहे हैं, मध्य अरावली, जिसको अजमेर खंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अजमेर खंड भी कहा जाता है। मध्य अरावली को अजमेर खंड भी कहा जाता है। इसे मेरवाड़ा की पहाड़ी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेरवाड़ा, मेरवाड़ा की पहाड़ी भी कहा जाता है। सर्वाधिक जो विस्तार है अजमेर, दक्षिणी पूर्वी जयपुर, भीलवाड़ा है। ठीक है, ये दक्षिणी पूर्वी जो है वो जयपुर का ही हिस्सा है। अजमेर, दक्षिणी पूर्वी जयपुर, भीलवाड़ा। ठीक है, मेरवाड़ा की पहाड़ी भी कहा जाता है। यहाँ पर मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो है तारागढ़ है, 873 है। बहुत सी जगह 870 भी दे देते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, 870 हो तो 870 मीटर या 873 मीटर। ठीक है, मध्य अरावली प्रदेश में स्थित पहाड़ियों की औसत ऊंचाई 700 मीटर है, जिनका निर्माण ग्रेनाइट चट्टानों से हुआ है। जिनका निर्माण किससे हुआ है? ग्रेनाइट चट्टानों से हुआ है। जो तीसरा भाग है मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश का, दक्षिण अरावली प्रदेश, इसके बारे में पढ़ रहे हैं हम तीसरा पार्ट। ये इसको उदयपुर खंड भी कहा जाता है। इसका सर्वाधिक विस्तार जो है उदयपुर, राजसमंद, सिरोही, पाली, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ में है। अरावली पर्वतमाला का, जो दक्षिणी अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर, राजसमंद, सिरोही, पाली, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ में है। दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु सीकर है। कौन सी है? गुरु सीकर की ऊंचाई 1722-1727 मीटर है। इसकी ऊंचाई मैंने 2 क्यों लिखी है वो मैं भी बताऊंगा आपको विवरण से। तो देखिए, मध्य भारत की तथा राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी भी मानी जाती है गुरु सीकर। ऑप्शन में बहुत सी बार 1722-1727 मीटर आ जाता है। वो किस लिए आता है? क्योंकि समुद्र तल से जो इसकी ऊंचाई है, ठीक है, फर्स्ट में 1721 और 1722 जो मीटर है, 1722 मीटर गुरु सीकर की ऊंचाई के 5 मीटर ऊपर भैरव मंदिर है। उस भैरव मंदिर वहां से 5 मीटर दूरी पर है, इसलिए 1722 को ऐड करके 1727 मीटर बनाया गया है। यानी कि इसकी जो पूरी संपूर्ण ऊंचाई है वो 1727 मीटर है भैरव मंदिर सहित। अगर 1722 आ जाता है तो आप 1722 कर सकते हो, और 1727 आ जाता है तो 1727 कर सकते हो, लेकिन दोनों एक साथ नहीं आएगी, ये बात ध्यान में रखना। कर्नल जेम्स टोड ने इसे संतों का शिखर भी कहा गया है। जब उसने यात्रा की होगी तो उसको सर्वाधिक संत इसी शिखर पे मिले होंगे। ये 5 शिखर के बारे में पढ़े। गुरु शिखर 1722 मीटर, शेर भी सिरोही में है, गुरु शिखर भी सिरोही में है, देलवाड़ा भी सिरोही में है। तो देलवाड़ा की 1442 है। जरगा जो है, ये जो उदयपुर में स्थित है पर्वत जरगा, 1431 मीटर है। अचलगढ़ है, ये सिरोही में है। देखो औसत, इसकी जो औसत ऊंचाई है, पहाड़ियों की जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है? 1000 मीटर है। ठीक है, दक्षिणी अरावली में जो पहाड़ियों की औसत ऊंचाई है वो 1000 मीटर है। मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश के प्रमुख पठारों के बारे में पढ़ेंगे अब। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान का जो सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, वो है आपका उड़िया का पठार। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार है, जो 1360 मीटर है, जो सिरोही में स्थित है। ठीक है, जो गुरु शिखर के नीचे स्थित है। कहां पर स्थित है? अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार कितना ऊंचा है? 1360 मीटर ऊंचा है। कहां पर स्थित है? सिरोही में स्थित है। किसके नीचे स्थित है? कौन से पर्वत शिखर के नीचे स्थित है? गुरु शिखर के नीचे स्थित है। अब हम बात करते हैं राजस्थान के दूसरे सबसे ऊंचा, मतलब राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार जो है वो है आबू का पठार, 1200 मीटर, ये भी सिरोही में स्थित है। तीसरा है भोराट का पठार, जो बहुत ही ज्यादा घुसा हुआ है इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी जो ऊंचाई है वो 920 मीटर है।
ठीक है, कहां पर है वो देखते हैं हम। कुंभलगढ़, राजसमंद का ये है कुंभलगढ़। राजसमंद जिले का कुंभलगढ़ से उदयपुर जिले के गोगुंदा तक के बीच में जो पठार फैला हुआ है उसे बोराट का पठार कहते हैं। गोगुंदा कुंभलगढ़ के बीच का ये जो पठार है इसको बोराट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बोराट का पठार कहते हैं। ठीक है, इसके बाद उधर खमनोर आती है जहां से बनास चंदन नदी। ठीक है, अब यही देखो आप, ये जरगा जो है उदयपुर की सबसे ऊंची चोटी है जरगा, और यहाँ से लेकर के ये जो रागा के बीच में और जो जरगा के बीच में जो पठार है उसे देश हरों का पठार कहते हैं। ठीक है, यानी कि कुंभलगढ़ से लेकर के जो गोगुंदा के बीच का जो पठार है वो बोराट का पठार कहलाएगा, और जो जरगा जो उदयपुर की सबसे ऊंची चोटी है उसके रागा के मध्य का जो पठार है वो देश हरों का पठार कहलाएगा। आपका चौथा जो पठार है वो मेसा का पठार है, चित्तौड़गढ़ में स्थित है, 620 मीटर। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 620 मीटर है। इस पठार पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण है, यानी कि जो आपका मेसा का पठार है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग इसी पठार पर बना हुआ है। परीक्षा में पूछा जा चुका है काफी बार कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण कौन से पठार पर है, तो मेसा पठार पर है। पांचवा है लसाड़िया का पठार, 360 से 640 मीटर है, जो उदयपुर में है। उदयपुर झील में राजसमंद झील के उत्तर पश्चिम में कटा और फटा विचित्र पठार माना गया है इसे। और आपका अंतिम जो इंपॉर्टेंट पठार है ऊपरमाला का पठार, ये पठार भैंसरोड़गढ़ यानी कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है, और बिजोलिया जो है वो भीलवाड़ा के मध्य है। ठीक है, जो बिचौलिया भीलवाड़ा में आता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में ऊपरमाला का पठार स्थित है। कहाँ के? इसमें भैंसरोड़गढ़ तथा बिचौलिया में के मध्य ऊपरमाला का पठार स्थित है। अन्य स्थलाकृति, पहली है भाकर। भाकर पूर्वी सिरोही में स्थित अरावली की तीव्र नुकीली पहाड़ी है। ठीक है, दूसरी है नाल। इस नाल को मैं आपको विस्तृत के साथ पढ़ाऊंगा इसके बाद। ठीक है, तो अभी इसको थोड़ा फिलहाल दिमाग में तो डालिए। अरावली में स्थित जो दर्रे हैं, दर्रे से मतलब यहाँ नालों से भी है, या तंग रास्ते। ठीक है, तंग रास्ते, ये तंग। ठीक है, जो तंग रास्ते होते हैं टेढ़े मेढ़े छोटे सकड़े, उनको दर्रे भी कहा जाता है, नाले भी कहा जाता है। कुछ स्थानीय भाषा में नाला कहते हैं। ठीक है, स्थानीय भाषा में कौन कौन से नाले? वो देसूरी की नाल है, हाथी नाल है, जिलवा है, कालिया है, केवड़ा है, ये दोनों एक ही है। ठीक है, कालिया केवड़ा की नाल। फुलवारी नाल है, सोमेश्वर की नाल है, ये मैं आपको इसके जस्ट बाद विस्तार से पढ़ाऊंगा। तीसरी है गिरवा। गिरवा उदयपुर शहर के तीनों ओर से, जब आप उस पहाड़ी पर खड़े होकर के तीनों ओर से घिरी तस्तरी नुमा आकृति की पहाड़ी है। ये देखिए यहाँ पर ये उदयपुर है। जब आप यहाँ सेंटर में खड़े होकर के देखते हो तो तीनों ओर से घिरा हुआ है उदयपुर। ये कहाँ पर है? वो गिरवा है। वो देशरो उदयपुर जिले में जरगा व रागा पहाड़ियों के जो मध्य में स्थित है, हरा भरा इलाका है, इसको क्या कहा जाता है? देशरो पठार भी कहा जाता है। ठीक है, ये दक्षिणी अरावली पर्वतमाला के प्रमुख दर्रे हैं। ये क्या है? ये प्रमुख दर्रे, जैसे कि देसूर की नाल। देसूर की जो नाल है वो पाली और राजसमंद को जोड़ती है। ठीक है, ये दोनों जिलों को जोड़ती है, पाली मारवाड़ और राजसमंद मेवाड़। ये जो देखिए आप ये दर्रा बनाया हुआ है, ये जिलवा है, ये अरावली, ये पाली राजसमंद, ये जो दर्रा जा रहा है यहाँ से, ये दोनों को जोड़ रही है। ठीक है, दूसरा है जिलवा। जिलवा को एक जिलवाड़ा के नाम से भी जाना जाता है, पगलिया की नाल भी कहा जाता है। ये उदयपुर और पाली को जोड़ती है। ठीक है, ये दक्षिणी भाग में स्थित है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि जिलवा, जिलवाड़ा, पगलिया कहां पर स्थित है, तो दक्षिणी भाग में स्थित है, जो मेवाड़ को गुजरात से जोड़ता है। यह इंपॉर्टेंट है, मेवाड़ को गुजरात से जोड़ता है। ठीक है, हाथी गुड्डा की नाल ये मेवाड़ व मारवाड़ को जोड़ती है। किसको जोड़ती है? मेवाड़ और मारवाड़ को।
कहां पर स्थित है? राजसमंद में स्थित है। कहां पर स्थित है? राजसमंद। केलवा की नाल राजसमंद में स्थित है। बरर की नाल अजमेर में स्थित है। मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश के जो प्रमुख क्षेत्र है वो देखिए आप। पहला है मांड क्षेत्र। मांड क्षेत्र जैसलमेर के आसपास के क्षेत्र को मांड क्षेत्र में लिया गया है। आपको पता होगा कि मांड गायिका कहाँ की फेमस है? जैसलमेर और बीकानेर के आसपास के क्षेत्र की मांड गायिका फेमस है। राजस्थान की मरु कोकिला किसे कहते हैं? राजस्थान की मरु कोकिला कौन है? अल्लाह जिल्लाबाई, जिसका जन्म बीकानेर में हुआ। ठीक है। दूसरा क्षेत्र है मारवाड़, जो फेमस क्षेत्र है। जोधपुर पाली के आसपास के क्षेत्र को मारवाड़ कहा जाता है। आपका नोट देखिए, वेली किशन रुक्मणी नामक जो ग्रंथ है वो पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखा। ठीक है। कौन सी भाषा में लिखा? उत्तरी मारवाड़ी भाषा में उसने लिखा है पृथ्वीराज राठौड़ ने। वेली किशन रुक्मणी नामक ग्रंथ। सबसे शुद्ध और विशुद्ध मारवाड़ी भाषा कहां पर बोली जाती है? जोधपुर व पाली में बोली जाती है। मेवाड़ जो क्षेत्र है, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़ के क्षेत्र को मेवाड़ क्षेत्र कहा जाता है। मेवत जो है बांसवाड़ा डूंगरपुर के मध्य का जो क्षेत्र है, यानी कि जो पर्वतीय क्षेत्र है उसे कहा जाता है मेवत। ये डूंगरपुर बांसवाड़ा के बीच में जो ये क्षेत्र है ये मेवत है, पर्वतीय क्षेत्र। पांचवा है वांगड़। वांगड़ जो है बांसवाड़ा और डूंगरपुर के आसपास के स्थानीय क्षेत्र को वांगड़ कहा जाता है। भोगीलाल पांड्या का नाम सुना होगा आपने, जो कि वांगड़ के गांधी के नाम से जाना जाता था। 6 है आपका काठल क्षेत्र। काठल क्षेत्र प्रतापगढ़ के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है। 56 का मैदान इंपॉर्टेंट है। बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के जो मैदान है उसे 56 का मैदान कहा जाता है। ये माही नदी का विस्तृत मैदान भी है, जो वहां पर बहाकर लाए गए तलछट से बना हुआ मैदान है। राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित है। 56 का जो मैदान है वो कहां पर स्थित है? राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित है 56 का मैदान। ये पूर्वी मैदान प्रदेश का भाग है। किसका है? पूर्वी मैदान प्रदेश का भाग है। बांगड़ क्षेत्र, शेखावटी क्षेत्र भी कहते हैं इसे। बांगड़ क्षेत्र को शेखावटी क्षेत्र भी कहा जाता है। गोकुलबाई भट्ट को राजस्थान के गांधी कहते हैं, यानी राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? राजस्थान का गांधी गोकुलबाई भट्ट को कहा जाता है। ठीक है। इस क्षेत्र में चूना निर्मित चट्टानों में जो कुएं खोदे जाते हैं उन्हें स्थानीय भाषा में जोहड़ कहते हैं। जोहड़ किसे कहते हैं पूछा जा सकता है, डेफिनेशन दी जा सकती है। 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जोहड़ का भी हो सकता है, तो इसे ध्यान से देखना। इस क्षेत्र में चूना निर्मित चट्टानों में जो कुएं खोदे जाते हैं उन्हें स्थानीय भाषा में जोहड़ कहते हैं। इस क्षेत्रों में सार्वधिक जो होती है आंतरिक प्रवाह प्रणाली होती है। आंतरिक प्रवाह प्रणाली का मतलब क्या? आंतरिक में जल का प्रवाह होना। जो 9वां है भौमट क्षेत्र। भौमट क्षेत्र है ये उदयपुर व चित्तौड़ में होता है। भौमट क्षेत्र का चित्तौड़ और उदयपुर के आसपास का, ये दक्षिणी राजस्थान में स्थित है। आदिवासी क्षेत्र है। दक्षिणी राजस्थान में स्थित है आदिवासी यानी कि बीलों का क्षेत्र है। एक ही आंदोलन और थोमर बील आंदोलन जो कि मोतीलाल तेजावत के द्वारा किया गया था। 10वां है मेरवाड़ क्षेत्र। ये अजमेर के आसपास के क्षेत्र को कहते हैं मेरवाड़ क्षेत्र। 11वां है मेवात क्षेत्र, जो अलवर भरतपुर के आसपास के क्षेत्र को बताया गया है। आपका 3rd नंबर है पूर्वी मैदान प्रदेश। राजस्थान के जो भौतिक स्वरूप में हम पढ़ रहे थे वो तीसरा चल रहा है अभी, पूर्वी मैदान प्रदेश। पूर्वी मैदान प्रदेश देखो नदियों द्वारा निर्मित है। ये पूर्वी मैदान प्रदेश जो है वो नदियों द्वारा निर्मित है। अब ये इसमें कौन कौन सी नदियां? माही का मैदान यानी कि माही नदी के द्वारा जो लाया गया है उससे बना मैदान, बनास का मैदान, चंबल बेसिन, बाणगंगा का मैदान, ये चारों नदियों का इसमें जोड़ है। और ये पूर्वी मैदान प्रदेश जो है वो नदियों द्वारा निर्मित है। ठीक है। इसका निर्माण कब माना जाता है? इसका निर्माण टर्शियर काल में हुआ। कब हुआ?
टर्शियल काल में हुआ। उत्तरी मैदान प्रदेश का भाग है। किसका भाग है? उत्तरी मैदान प्रदेश का भाग है। इसमें 10 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 10 जिले आते हैं। उनका विस्तार देखिए, अलवर है, भरतपुर, जयपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक तथा बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जो है, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के मध्य का जो मैदान है वो 56 का मैदान कहलाता है। यानी कि बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के मध्य का 56 का मैदान कहलाता है। आपने सुना होगा 56 की पहाड़ियां, उसका भी मैंने इसमें विवरण दे दिया है। जो जालोर से बालोतरा, बालोतरा कहां पर है? बाड़मेर में। तो जालोर से बालोतरा, बाड़मेर के मध्य जो फैले पर्वत है उनको 56 की पहाड़ियां कहा जाता है। अब देखिए, जो पूर्वी मैदान प्रदेश, इसका क्षेत्रफल है 23%। कितना परसेंट है? 23% है। जनसंख्या कितनी निवास करती है? 39%। अब देखिए यहाँ सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो इसका मतलब यह भी निकलता है कि जहां पर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व होगा वहां पर जनसंख्या ज्यादा निवास होती है। इसकी जलवायु है आर्द्र, ठीक है। वर्षा कितनी होती है? 60 से 80, जो अब तक ज्यादा है। पहले हमने पढ़ा 0 से 20, 20 से 25 उत्तरी पश्चिमी मैदान में, फिर हमने पढ़ा, फिर जिसके बाद में हम पढ़ रहे हैं पूर्वी मैदान प्रदेश, उसमें 60 से 80 है। यानी कि यहाँ की जो जलवायु है वो आर्द्र है, ठीक है। मिट्टी यहाँ कौन सी पाई जाती है? जलोढ़ और कांचरी मिट्टी, जो नदियों के द्वारा बिछाई गई मिट्टी है। एक उपजाऊ मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है? उपजाऊ। सबसे ज्यादा फसलें यहाँ होती है राई, सरसों, गेहूं, बाजरा, तंबाकू आदि। इंपॉर्टेंट है तंबाकू फसल। सिंचाई के साधन क्या है? सिंचाई के साधन है कुएं के द्वारा, नलकूपों के द्वारा, कुएं से और नलकूपों से। आपको मैं एक और इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, सर्वाधिक जो सिंचाई होती है नलकूपों के द्वारा वो होती है जयपुर में, बोरिंगों के द्वारा। वनस्पति कैसी होती है? मिश्रित पतझड़ वन होते हैं, ठीक है। यहाँ की वनस्पति कैसी पाई जाती है? मिश्रित पतझड़ वन जैसी पाई जाती है। अब देखिए, मैं ये जो यहाँ पर माही नदी का जो बहाव क्षेत्र है उसे काटल या काटल प्रतापगढ़ कहलाता है। बलुआ पत्थर और जो खनिज है, बलुआ पत्थर और जो खनिज है वो मालपुरा, करौली का प्रसिद्ध है। अब ये जो 4 नदियां हैं, माही का जो मैदान है उसका मतलब यही है, जो नदियां हैं माही, बनास, चंबल, बाणगंगा, ये हम नदियों में पढ़ेंगे विस्तृत रूप से, विस्तृत जानकारी के साथ पढ़ेंगे। चंबल का बता देता हूं मैं आपको, राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है और इसे कामधेनु भी कहा जाता है। राजस्थान के भौतिक स्वरूप का चौथा भाग दक्षिणी पठारी प्रदेश। दक्षिणी पठारी प्रदेश है, बहुत ज्यादा पठारी है। क्या है? बहुत ज्यादा पठारी है, सर्वाधिक पठारी, ठीक है। पठारी प्रदेशों में सर्वाधिक खनिज पाया जाता है, ये बात ध्यान रखने योग्य है। तो देखिए, हम इसका स्टार्ट करते हैं। निर्माण, क्रिटिशियस काल में इसका निर्माण हुआ। प्रायद्वीप पठारी प्रदेश का भाग माना जाता है और इससे इसका जो विस्तार है 8 जिलों में है। कौन से 8 जिले हैं? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये तीनों जो है ये हाड़ौती क्षेत्र में आते हैं। यानी हाड़ौती का पठार भी होता है, जिसे दक्कन का पठार भी कहा जाता है। दक्षिणी भीलवाड़ा है, दक्षिणी चित्तौड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये क्षेत्र इसमें शामिल है। इसका क्षेत्रफल है, देखो ये मैंने 2 इसलिए लिखे हैं, 2 नहीं हो सकते, लेकिन परीक्षा में कभी कभार 6.9 7% भी आ जाता है, तो 6.9% भी हो सकता है, 7% भी हो सकता है। जनसंख्या निवास करती है 11%। यहाँ की जलवायु है अति आर्द्र प्रकार की है, कोपनेर के अनुसार AW, ठीक है। वर्षा यहाँ पर 2 बार दे चुके हैं, मतलब 2 बार अलग अलग एग्जाम में अलग अलग आ चुकी है। वर्षा है 80 से 110 सेंटीमीटर। एक बार एक एग्जाम में पूछी जाए, उसमें ऑप्शन ही 80 से 120 था, इसलिए दोनों पढ़ाने लगे हैं। जब से दोनों बताते हैं कि 80 से 110 भी होती है और 80 से 120 सेंटीमीटर भी वर्षा होती है। मिट्टी यहाँ पर मध्यकालिक कपासी और लावा निर्मित होती है। यहाँ पर चट्टाने हैं, जो बेसाल्ट जो चट्टाने हैं, बेसाल्ट चट्टाने जो है वो अपरदित होकर काली मिट्टी में बदल जाती है। ध्यान में रखना, यहाँ सर्वाधिक काली मिट्टी पाई जाती है। किस लिए होती है? क्योंकि बेसाल्ट चट्टाने अपरदित होकर काली मिट्टी में रूपांतरित हो जाती है। फसलें जो है सोयाबीन, धनिया, कपास, गन्ना सर्वाधिक मात्रा में होता है। सिंचाई के जो साधन है, नहरें हैं, तालाब है, झरने हैं। नहरों से तो कहाँ पर होता है? कोटा बूंदी में होता है, क्योंकि चंबल पास में है। तालाब भीलवाड़ा से, सर्वाधिक मात्रा में तालाब से ही भीलवाड़ा में सिंचाई होती है। और झरने पति यहाँ पर शुष्क सागर
सूक्ष्म सागवान प्रकार की तथा पर्णपाती पतझड़ी होती है। पठारी प्रदेश में सर्वाधिक खनिज पाया जाता है। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।